राजस्थान में 29 अप्रैल को 13 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है। इसको लेकर प्रदेश में चल रहा प्रचार का शोर थम गया है। वहीं देश भर में चुनाव के चौथे चरण की सीटों को लेकर प्रचार बंद हो गया है। चौथे चरण में देश में 9 राज्यों की 71 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसमें राजस्थान की 13 सीटें भी शामिल है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटों पर चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान किया जाना है। चौथा चरण मतदान 29 अप्रैल। चौथे चरण की कुल सीटें 71। बिहार की 5, जम्मू कश्मीर 1, झारखंड 3, मध्य प्रदेश 6, महाराष्ट्र 17, ओडिशा 6, राजस्थान 13, उत्तर प्रदेश 13 और पश्चिम बंगाल 8। राजस्थान में चुनाव से पहले चरण में जिन 13 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से सबसे हॉट सीट जोधपुर को माना जा रहा है, क्योंकि यहां से सीएम गहलोत के पुत्र मैदान में हैं। गहलोत खुद पूरी तरह से प्रचार में जुटे हुए हैं, तो इस सीट को लेकर पीएम मोदी, अमित शाह जैसे आला नेता भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इधर 12 झालावाड़ पर भी नजरें टिकी हुई है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह चुनावी मैदान में है। मुकाबला बाड़मेर का भी रोचक है, जिसमें कांग्रेस से मानवेंद्र भाजपा के कैलाश चौधरी को चुनौती दे रहे हैं। प्रदेश में पहले चरण की कुल 13 सीटों पर 115 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है, जिसमें जालोर और कोटा में सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार है। इन सीटों के लिए 28,182 मतदान केंद्र पर मतदान होगा, जिसमें 2,57,49,14,014 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
एजेंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं महासमर 2019। महासमर 2019 का मजमून आपने देखा और सबसे बड़ी जो इसमें खास बात है वो 9 राज्यों की 71 सीट के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें राजस्थान के पहले फेज का मतदान 29 तारीख को होना है और इसमें 13 लोकसभा सीट हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीट भी हैं जो हॉट सीट बनी हुई हैं, ना केवल राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश की निगाहें भी उन सीटों पर टिकी हुई हैं कि वहां क्या रहेगा। इस अगर दौर की बात करें तो चुनाव प्रचार में दोनों ही पार्टियों के आला कमान राजस्थान में आ चुके हैं। भाजपा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पहले फेज के लिए यहां अपनी सभाएं कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। साथ ही राहुल गांधी भी यहां चुनाव प्रचार में अपना दमखम दिखा चुके हैं। लेकिन हम ये तो कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, कि करवट ये जा रही है, ये संभव नहीं है। लेकिन हम सीट और पहले फेज को लेकर के जरूर चर्चा करना चाहेंगे। किस तरह का चुनाव प्रचार रहा, क्या खास बात रही, कौन कौन सी सीट ऐसी हॉट सीटें हैं और वो आखिर हॉट सीट है क्यों। तमाम कोशिशें हम करेंगे आप तक पहुंचाने की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादिश साहब हमारे साथ में हैं, हमारे सहयोगी सुधांशु सारस्वत हमारे साथ में हैं। उमेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। पहले फेज की बात अगर राजस्थान में की जाए, 25 सीट पर 2014 में राजस्थान में भाजपा का कब्जा रहा और दोनों ही पार्टियों ने काफी मशक्कत के बाद टिकट तय किए हैं। पहले फेज का चुनाव प्रचार हो, चाहे प्रत्याशियों के चयन, उनके कैंपेन, नेताओं के कैंपेन, सारी चीजें हमने देखी, बहुत नजदीक से देखा है, बारीकी से देखा है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? जी योगेंद्र जी, ये जो चुनाव है, आज चुनावी शोर शराबा बंद हो गया 13 सीटों। राजस्थान के 25 सीटों में से आधी सीटों पे 29 अप्रैल को चुनाव होगा। इस चुनाव में एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री की इज्जत दांव पे लगी है। जोधपुर में अशोक गहलोत जी की इज्जत दांव पे है, तो झालावाड़ में वसुंधरा जी की इज्जत दांव पे है। दोनों के ही लाडले चुनाव मैदान में है। बात यह है कि झालावाड़ के लिए हमें मान सकते हैं कि वो भाजपा की परंपरागत सीट है, इसलिए दुष्यंत सिंह जी के सामने में कोई ऐसी कोई बड़ी चुनौती नहीं मानता हूं कि भाजपा में जो कभी लंबे समय तक रहे प्रमोद शर्मा, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। ऐसा लगता है शायद कांग्रेस के पास वहां कोई उचित कैंडिडेट नहीं था। अब हम यदि बात करें जोधपुर की, जोधपुर में मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव जी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र सिंह जी शेखावत को चुनाव मैदान में वो लेके आए हैं। गजेंद्र सिंह जी इस समय मोदी जी की सरकार में मंत्री के पद पर हैं, यानी मैं कह सकता हूं वहां का चुनाव अशोक गहलोत वर्सेस मोदी में हो गया है। ये स्टेट लेवल का या राज्य स्तरीय नेताओं का चुनाव न होकर अब बड़े नेताओं की इज्जत का सवाल हो गया। यहां ना वैभव गहलोत जीतेंगे, ना गजेंद्र सिंह शेखावत हारेंगे या जीतेंगे तो मोदी जीतेंगे, या हारेंगे तो अशोक गहलोत हारेंगे। देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और वो पहला फेज है, पहले फेज की अगर हम बात कर लें एक बात के लिए कि हॉट सीट कौन कौन सी है, क्योंकि हॉट सीट, मैं छोटा सा एक ब्रीफ करना चाहूंगा आपको इस वक्त। हॉट सीट की बात करें तो सबसे बड़ी हॉट सीट राजस्थान की, चाहे पहला फेज हो चाहे दूसरा फेज हो, वो जोधपुर सीट है। और सही कह रहे हैं, ये दोनों पार्टियों के लिए प्रेस्टीज का पॉइंट बन चुकी है ये सीट गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए। यही वजह है कि राजस्थान में ऐसी पहली सीट होगी जिस पे प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों ने चुनाव प्रचार किया। वहां पे रोड शो किया अमित शाह ने भी, और चुनाव प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी भी आए। ये कॉमन जो है वो सीट दोनों नेताओं की, वो जोधपुर सीट रही। अशोक गहलोत यहां पे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर कुलदीप बिश्नोई हो या फिर और दूसरे नेता हो, तमाम नेता वहां पे अशोक गहलोत के पुत्र के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। और अशोक गहलोत की बात करें तो 26 तारीख से वहां पे डेरा डाले हुए हैं वो, और चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले तक वो उनका रोड शो हुआ, सभा हुई, लोगों से मिले, समाज के लोगों से उन्होंने बातचीत की, गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की है। राहुल गांधी वहां सभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इस तरह से, जो उमेंद्र दादी साहब कह रहे हैं, ये बात सही है कि ये प्रेस्टीज की सीट बन चुकी है। अगर जीतेंगे तो अशोक गहलोत जीतेंगे, हारेंगे तो अशोक गहलोत हारेंगे, जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी अमित शाह जीतेंगे, और हारेंगे तो वो दोनों हारेंगे। तो ये सीट कैंडिडेट मायने नहीं रखता अब इस वक्त।
चेहरे उनके हैं, लेकिन वोट किसके खाते में जाएगा, उसकी वजह क्या रहेगी, ये सब जानते हैं। अगली सीट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल पड़ोस में ही पाली है। पाली से पीपी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। पीपी चौधरी केंद्र सरकार के मंत्री हैं और पाली से लगती हुई जो सीट है वो आती है राजसमंद। राजसमंद सीट महत्वपूर्ण बन चुकी है। दिया कुमारी जो जयपुर राजघराने की प्रिंसेस के नाम से जानी जाती हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं। और फिर अगले उसमें जाएंगे तो दुष्यंत कुमार जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं और झालावाड़ से ताल ठोक रहे हैं, वो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो वसुंधरा राजे की एक लंबे समय से उससे सांसद रही हैं। ये तो अगर बात करें तो जोधपुर से भी पांच बार सांसद अशोक गहलोत लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं वहां से। तो ये कांग्रेस के खाते की पुरानी सीट भी कह सकते हैं। नमो नारायण मीणा इस फेज में टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जो केंद्र सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं कि जहां इस सीट में इस बार के चुनाव में एक रोचक और बात मैं बताना चाहूंगा कि बीटीपी चुनाव लड़ रही है जो 3 सीट के लिए, तीनों सीट पहले फेज में ही है। ये चुनाव लड़ रहे हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर, जो कि पहले फेज में ही है। और ये कहा जा रहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो सीट है उसको त्रिकोणीय संघर्ष में बीटीपी ला करके खड़ा कर दिया है और कुछ भी संभव है वहां पे। बीटीपी को वहां कमजोर नहीं समझना चाहिए। पहली मर्तबा अपने 2 विधायक भी जिता करके लेके आए हैं विधानसभा चुनाव में। चलिए, मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में लगातार हमारे साथ इस पूरे इलेक्शन में बने हुए हैं, वरिष्ठ विश्लेषक हैं। श्याम जी, पहले फेज को आप किस तरह से देखेंगे? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि हमारे यहाँ पहला फेज है और पूरे देश का ये चौथा चरण होगा। 115 उम्मीदवार अपने 13 लोकसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं। और आपने सही कहा कि इस चुनाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज जो चुनाव प्रचार देखने को मिला, जिसमें कई फिल्मी सितारे उतारे गए, इसलिए कि वो चाह रहे थे कि हम किसी प्रकार से पीछे नहीं रहे किसी उम्मीदवार से। कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक करके दिखाई कि हम आगे हैं। अजमेर में खुद गोविंदा और अमीषा पटेल आकर के अपना रोड शो करके गई है। बीजेपी वाले में हेमा मालिनी ने पाली में किया है और अजमेर में आपके सनी देओल ने रोड शो किया। तो और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पुत्र के लिए ऑटो में बैठ करके तंग गलियों में रोड शो करने का प्रयास किया, जिससे कि उनकी बेटी की स्थिति किसी तरह से सुधर सके। है बात रोचक चुनाव है कि देखिएगा कि राजस्थान में पीपी चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें नमो नारायण मीणा है। और इसके अलावा देखिएगा कि दिया कुमारी तो केंद्रीय मंत्री नहीं, लेकिन नमो नारायण मीणा मंत्री के रूप में है। लेकिन रघुवीर मीणा जो है केंद्रीय चयन समिति के कांग्रेस के कमेटी के मेंबर हैं, उस नाते से राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसलिए चुनाव बड़ा रोचक और भविष्य को कईयों की राजनीति को तय करने वाला है, जिसमें कि वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की राजनीति भी ये चुनाव तय करेगा कि किस प्रकार से उनका वर्चस्व राजस्थान में कायम है। यही कारण है कि पिछले दिनों देखेगा कि वसुंधरा राजे अपने पुत्र को जिताने के लिए जी जान से लगी हुई हैं। किसी भी कीमत पे वो नहीं चाहती है कि उनका पुत्र पहले से कम वोटों से जीते, इसलिए वो बहुत कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन्होंने रोड शो भी किया है और बहुत सारी चीजें करके दिखाने का प्रयास किया है कि मेरा वजूद जिंदा है और मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वही प्रकार से जोधपुर में भी आज देखिएगा कि आज मुख्यमंत्री जिस तरह से लगे हुए हैं, वो खुद का चुनाव है, क्योंकि वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, उनका पुत्र लड़ रहा है, तो सारी जिम्मेदारी खुद की है। और क्योंकि राजनीतिक भविष्य उस पर टिका हुआ है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी जोधपुर की जीत हार तय करेगी, क्योंकि उनके बहुत सारे विरोधी चाहते हैं कि उनका बेटा जीते नहीं। इसी कारण है कि बहुत सारे लोग वहां गए भी नहीं कांग्रेस में, और दूर से ही अपनी बनाया कि जिताइए जिताइए। और आप देखिएगा राहुल गांधी गए, वो प्रियंका गांधी को लाना चाहते थे, प्रियंका गांधी नहीं आई। तो इसलिए कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता खुद अपने आप में अशोक गहलोत है, इसलिए वो किसी को ले जाना नहीं चाहते थे। वो दिखाना नहीं चाहते कि मेरे भरोसे नहीं, बल्कि किसी बड़ी नेता या कांग्रेस अध्यक्ष या प्रियंका गांधी के बदौलत मेरा बेटा जीत के आया है। इसलिए बहुत सारी चीजें। लेकिन अब देखिए वहीं दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत सारे नेता को बुला करके अपनी ताकत झोंकने का प्रयास किया, और आज बीजेपी की नाक का सवाल बन गई है जोधपुर सीट। अगर जीती नहीं तो बीजेपी धरातल को खो देगी।
और ये राजस्थान की कॉमन सीट, दोनों नेताओं की कॉमन जो प्रचार करने पहुंचे वो ये अकेली सीट है जहां पे अमित शाह भी पहुंचे और नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। ये पहली सीट है देश की, बहुत कम सीटें होंगी जहां पर कि केंद्रीय मंत्री, और देश में तो कई कुछ सीटें कॉमन है जो उत्तर प्रदेश में दोनों नेता पहुंचे हैं, लेकिन राजस्थान में अभी तक जो देखा जाए पहले फेज में वो अकेली सीट है। चलिए सुधांशु हमारे साथ में। सुधांशु, बहुत सारी जगह आपकी बात हुई है, चुनाव प्रचार जिस तरह से बना हुआ था कुछ अलग दिख रहा है प्रचार, क्योंकि मैं एक चीज यहां जरूर गौर कर रहा हूं, ये मतदाता की समझदारी समझिए, सोशल मीडिया का प्रभाव समझिए, या चुनाव, पहले लोकसभा के चुनाव में इतना कैंपेन नहीं होता था, एक विधानसभा में जाना है बस वहां जाकर के आ जाओ। मुझे लग रहा है कि जैसे अभी बता रहे हैं श्याम सुंदर शर्मा साहब की अशोक गहलोत को भी गली गली घूमना पड़ रहा है, इसी तरह से हर कैंडिडेट को भी घूमना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा इससे बदलाव देखा जा सकता है लोकसभा चुनाव में, कि पहले ये देखा जाता था कि विधानसभा चुनाव में एमएलए का जो कैंडिडेट है वो सब जगह घूमता, तो लोकसभा में भी सबको घूम, तो जमाना बदल रहा है कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये इस जब आपने बदलाव की बात करी तो हम बदलाव अगर आपको देखना हो, अगर समझना हो इस बदलाव को, तो हमें 2014 में जाना पड़ेगा। 2014 से जब नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में आए थे, जब उनको प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया गया था, आप समझ लीजिए तभी से एक जिस तरह से मोदी लहर चली, और यही कारण है कि अब जब 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहा है, और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि अभी भी लोगों में, देखिए एक अभी भी, अब आप जब सोशल मीडिया पे देखते हैं या दूसरे लोगों से बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो मोदी के विपरीत दिशा में हवा बह रही है या भाजपा के, अभी भी लोग प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं उनके कि भाई वो एक बार उनको दोबारा चांस मिलना चाहिए और दोबारा वो 5 साल के लिए आने चाहिए। तो कई जगह स्थिति अब बन चुकी है। आज अगर जोधपुर की जब बात कर रहे थे, अभी श्याम सुंदर जी भी कह रहे थे कि क्या स्थिति है कि जोधपुर में जब जो उनका गढ़ माना जाता है अशोक गहलोत का, वहां वो खुद लगे हुए हैं, अपना पूरा अमला प्रशासन, अपने जो जितने भी मंत्री हैं राजस्थान के वो वहां पे जुटे हुए हैं, जो कांग्रेस के आला नेता हैं, कांग्रेस के जो चेहरे हैं वो वहां पे जुटे हैं। कुल मिला के प्रचार का तरीका बदल गया है, प्रचार, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि अब किसी भी कंडीशन, ऐसा नहीं है कि हमने काम बहुत सारा किया तो क्या हमें हार नहीं हो सकती, उसके बावजूद भी हार हो सकती है अगर आपके प्रचार के तरीके उचित नहीं है। दूसरी चीज कि बीजेपी ने प्रचार के तरीके बदल दिए हैं, प्रोपेगेंडा भी तो होने लगा, चीजें प्रोपेगेंडा के तौर पर भी सामने आने लगी, तो किसी भी प्रकार से कोई भी पार्टी, राजनीतिक दल और जो कैंडिडेट हैं वो प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। उनकी कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संवाद करें, उनसे वोट की अपील करें, ताकि उनकी झोली में, क्योंकि वोट, आप एक चीज और देखा होगा आपने कि जब अंतिम समय तक, जब कैंडिडेट, जो मतदाता वोट डालने जाता है, अंतिम समय तक कई बार वोट मानसिक रूप से वो जाता किसी और को सोच के, लेकिन डाल किसी और को देता है। तो ये चीज बहुत इफेक्टिव होती है कि लोगों से मिलना जुलना, उनको वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करना, खुद के बारे में उनको इंकरेज करना, तो ये सब चीजें बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए हमारी चर्चा जारी रखेंगे और हम आपको बताएंगे कि हॉट सीट में पोजीशन क्या है, प्रचार का तरीका क्या बदला, किसी की नाराजगी है, किसी को क्यों सीट बदलनी पड़ी, कुछ ऐसी चीजें और हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर 2019। महासमर 2019 में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पहले फेज की। चलिए, लेकिन एक बार के लिए हम आपको ले चलना चाहेंगे पूरे देश के सिनेरियो में क्या चल रहा है, जो आप हमारी स्क्रीन पे लगातार भी देख रहे हैं। 9 राज्यों की 71 यानी कि 71 सीट पे मतदान होना है। ये चौथा फेज होगा हिंदुस्तान का, जो 7 चरणों में मतदान हो रहा है, और इसके बाद बहुत कम सीट बचेंगी, लगभग 400 के आसपास हम सीट कवर कर चुके होंगे। राजस्थान का ये पहला फेज है। चुनाव के वो तरीके, उसको लेकर के मैं एक बार ओमिंद्र राजीव साहब के पास में जाना चाहूंगा। राजीव साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि तरीका बदल गया, जैसे सुधांशु ने कहा, कैंडिडेट्स को एक्सरसाइज बहुत करनी पड़ती है। पहले ये नहीं होता था, विधानसभा मुख्यालय पे जाएंगे, रूरल बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं, अर्बन एरिया में जरूर कहीं पे झंडे हैं, बैनर हैं, बहुत लंबा चौड़ा तामझाम ज्यादा उनको फैलाना नहीं पड़ता था, गलियों में बैनर लगा दिए, होर्डिंग लगा दिए, तो उससे लगता था कि हाँ यहां चुनाव प्रचार हो रहा है। लेकिन गांव में लोकसभा चुनाव में पिछले 10 साल पहले की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता था कि हाँ, वैसा लगता था कि चुनाव नजदीक है, जिनका इंटरेस्ट होता था वो झंडे बैनर वगैरह लगा के चलते थे। लेकिन अब बदल गया,
ट्रेंड बदला है, लेकिन नेताओं के तौर तरीके भी बदल गए। ट्रेंड बदलना चाहिए, उत्सव का महसूस होना चाहिए कि लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन जिस रसातल में हमारे धरातली नेता जा रहे हैं वो बड़ा चिंता की मुझे बात लगती है। मुझे फिक्र महसूस होती है कि लोकतंत्र को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। मतदाता जागरूक हो रहा है, लेकिन नेता उसे वैसे ही डाइवर्ट कर रहे हैं। योगेंद्र जी, इस चुनाव में हमने एक बात देखी होगी कि पहले नारेबाजी होते थे, अब के नारे नहीं है। अब के जो चुनाव है वो व्यक्तियों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, ना कैंडिडेट्स का महत्व है, केवल राष्ट्रीय नेताओं को टारगेट बना के उन्हें सामने लाके चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार के चुनाव में हमने ये भी देखा है कि असंतुष्टों को संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिन्होंने विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा, बागी होते, उन्हें दोनों ही पार्टियों ने वापस लेने का प्रयास किया। ये कोई अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, क्योंकि है तो मूल उन्हीं की पार्टियों के लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियां अभी व्यवस्था संचालित करने लगी है, लेकिन मुख्य बात यह है कि दोनों ही दलों के सामने, मुख्य दलों में 2 दल इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में दो ही दल है, भाजपा और कांग्रेस, या महागठबंधन के अन्य दलों का या एनडीए के अन्य दलों का कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि भाजपा ने 1 सीट एनडीए के नाते नागौर की हनुमान बेनीवाल को सौंपी है, लेकिन फिर भी यहां द्विदलीय चुनाव है भाजपा और कांग्रेस का। हमने देखा है कि पहले नारे होते थे, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा हिंदुस्तान, इस प्रकार के नारे, या कि न जात पे न पात पे मोहर लगाओ का हाथ पे, इस प्रकार के कोई नारे नहीं है। अब क्या है कि टेक्निक का जमाना है, टेक्निक के हिसाब से चुनाव लड़ा जा रहा है। मोबाइल बैंड भेजी जा रही है। गांव में अब न तो चौपालें होती है, थोड़ी हम किसी गांव में जाएंगे तो चौपाल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ना चौपाली बातें हैं, ना चौपाल है, ना कोई पट्टा पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं है। अब बात हो गई कि हम मतदाताओं को कैसे रिझा सकते हैं, अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा जो माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम बनाया गया है। इसके माध्यम से मतदाता अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चुनाव केवल कार्यकर्ताओं पे आधारित चुनाव हो गया। प्रत्याशी इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि पहुंच नहीं पाता है किसी भी दल का, लेकिन उन्होंने प्रयास होता है कि मतदाताओं को किस प्रकार से उनकी अपनी बात पहुंचाए। अब बात की जाए, जैसे हम उदाहरण के रूप में मैं 200 लोकसभा क्षेत्र की बात करूंगा तो कई 3 जिलों में बटा हुआ है। आधा हिस्सा उसका अलवर का है, कुछ हिस्सा उसका दौसा का है, कुछ हिस्सा उसका जयपुर का भी है। तीनों अलग अलग जिलों में होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि तीनों जिलों में एक ही पार्टी का माहौल बनता होगा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों के विचार होंगे, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वेव एक साथ चलेगी। हर क्षेत्र में अलग अलग माहौल के हिसाब से या समस्याओं के आधार पर माहौल बनेगा। अब बात ये जयपुर में है, जयपुर में भी देखा जाए जयपुर ग्रामीण के कई क्षेत्र शहर से लगे हुए हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते कि सब माहौल बन गया या एक पार्टी के पक्ष में या एक पार्टी के विपक्ष में है। हाँ, लेकिन यह है कि मुद्दा विहीन चुनाव कह सकता हूं इसे मैं कह सकता हूं ये चुनाव केवल राष्ट्रीयता का चुनाव है। एक केवल व्यक्तियों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, एक व्यक्ति को लाने का चुनाव है और एक व्यक्ति को वापस हटाने का चुनाव है। मैं जैसा ही मानता हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चुनाव केवल इसको हटाना है और एक व्यक्ति इस बात की कश्मकश में लगा हुआ है कि मुझे वापस आना है। इस चुनाव का अगर वास्तव में अगर देखें तो रिजल्ट यह है और परिणाम भी यही आना है कि उस दिन ढोल फूटेंगे, बजेंगे। 23 मई को तो बस एक प्रक्रिया होगी कि वो जीत गए, कैंडिडेट कोई भी जीते। बहुत सारी जगह यही हो रहा है कि मसलन आज उत्तर प्रदेश की किसी सीट पर अगर मतदान हो रहा है, वहां पे लोग कहेंगे कि वोट मोदी जी को देना। वो कैंडिडेट का जिक्र बहुत कम है कि आपका सिंबल क्या है। ये मुझे लग रहा है कि एक व्यक्ति एक फेस को लेकर के काफी इस चुनाव को फोकस किया गया है। मैं वापस एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, ये बात सही है कि मतदाता जागरूक हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज भी कुछ इस ओर इंगित करता है। स्मार्ट पॉलिटिशियन नहीं हुए, मतदाता भी हुआ है। यही वजह है कि अब गली गली घर घर घूमना पड़ रहा है नेताओं को। लेकिन तौर तरीके के साथ साथ जो बोलने की कला और एक अंदाज है, पहले हुआ करता था। जैसे इन्होंने कहा कि पहले स्लोगन जुबान पर हुआ करते थे कि जात पर ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पर, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, फला ढोल बजाएगा वो दिल्ली जाएगा। इस टाइप की जो चीजें थी वो खामोश हो चुकी हैं। अब तो सिर्फ बस
एक नारे पे या आसपास आकर के मंच से किस तरह से हम हमारी उपलब्धि से ज्यादा सामने वाले को उतार सकते हैं, ये इस पे फोकस देखा जा रहा है पूरा चुनाव। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि संचार क्रांति ने चुनाव के स्वरूप को बदल दिया है। पहले नेता आकर के भाषण देकर के आपको समझाने का प्रयास करते थे कि हमारी पार्टी की क्या स्लोगन है, क्या हम काम करेंगे, किस प्रकार का सारा करेंगे, लेकिन आज सोशल मीडिया ने उसका स्वरूप को बिल्कुल बदल दिया। आप कहीं भी बैठ करके कुछ भी करके दिखा देते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, कहां तक पहुंचना चाहते हैं। आप देखिएगा कि हर आप YouTube चैनल बन गए और YouTube चैनल कहां तक चले गए, उपखंड स्तर तक, कस्बे तक, शहर तक, उनकी अलग अलग की अलग अलग पकड़ है। कितने लोग कितना देखते हैं, ये सारी चीज करके अलग तरह का। अब देखिए चुनावी प्रचार प्रसार अखबारों से हट करके सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से हुआ है। इस बार दोनों ही पार्टियों ने जितना पैसा सोशल मीडिया पे खर्च किया उतना पेपर बाकी चीजों पे नहीं किया है। उसका बदलाव बहुत तरीके से आया है। देखिए जातिवाद पूरी तरीके से हावी है इस चुनाव में। आप देख लीजिएगा कि आप सबसे पहले देखिएगा कि आप जाइएगा बाड़मेर, जैसलमेर, जो कि सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़े के रूप में चुनाव लड़ा जा रहा है। जो पहले कांग्रेस का कैंडिडेट होता, जो बीजेपी का कैंडिडेट होता था, आज वो कांग्रेस का कैंडिडेट होकर चुनाव लड़ रहा है। और जो आपका वहां पर बाकायदा कैलाश चौधरी जो कि बीजेपी से है, और मानवेंद्र सिंह जो पहले अब तक बीजेपी की राजनीति करते थे, आज वो कांग्रेस के ऊपर दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। वहां एक बहुत रोचक चीज मेरे को सामने आई जब मैं आज एनालिसिस कर रहा था, तो 2.5 लाख मतदाता वहां का कहां बैठा है, आपके केरल में बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है, गुजरात में बैठा है। उसको लाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई दोनों उम्मीदवार के लिए। कौन कितना उम्मीदवार बाहर से लोगों को लाकर के वोट अपने पास करा लेगा, तो उसमें हार जीत में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तो बहुत सारी चीज कह रहे थे कि मैं भी खुद कैलाश चौधरी को सुन रहा था। कैलाश चौधरी ने कहा कि मैंने तो कोशिश की कि उनके मुखियाओं से बातचीत किए, उनको लाया। अब ये चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है, 70 लाख रुपए की आपके वो बनी हुई है। अब उनको लाया जाएगा और वोट डलवाए जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा कि विधानसभा के चुनाव में तो निश्चित रूप से बाहरी लोग आते हैं और चुनाव उनके पक्ष में करके चले जाते हैं। अब ये कितने लोग आ पाएंगे और कितने वोट डल पाएंगे, एक बड़ा अलग तरह का चुनाव इस बार बाड़मेर का देखने को मिलेगा। और बाड़मेर में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना अभी संभव नहीं लग रहा, क्योंकि बाकायदा जाट प्लस बीजेपी के कैंडिडेट को बीजेपी के मत मिल रहे हैं। अब वो कितने तक आगे जाएगा कुछ कह नहीं सकते। वहां पर अगर मानवेंद्र को ले लीजिएगा तो मानवेंद्र राजपूत प्लस मुस्लिम SC ST वोटों के आधार पर चुनाव लड़े जीतने की बैठे हुए हैं। तो बहुत सारा रोचक चुनाव आपका। सबसे पहले बाड़मेर का आप पाली में जाइएगा। पाली में PP चौधरी केंद्रीय मंत्री है और वो क्योंकि कलवी जाति के हैं, और वहां दूसरे भतीजा आकर जो कि पहले चुनाव लड़ चुके हैं वो जाट है, और वहां की राजनीति बिल्कुल अलग जोधपुर से लगी हुई है आपके, और इधर बाकी तरह से लग करके एक अलग तरह से माहौल बना हुआ है। तो एक जोधपुर का खुद भी अपने आप में देख लीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। झालावाड़ का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। कोटा का चुनाव ले लीजिए, कोटा में भी जातिवाद के आधार पर ही, क्योंकि रामनारायण मीणा को चुनाव में उतारने का कारण ये है कि वहां 2.5 लाख मीणा मतदाता है। इसलिए अब बीजेपी के जो है आपके उम्मीदवार ओम बिरला, वो किस प्रकार से चुनाव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह से। अब आप जो अगर चले जाइएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़, वो तीनों सीटें अलग तरह से हैं। आप देखिएगा कि वहां पर तो मेवाड़ जो बेल्ट है उसका ट्राइबल वाले ने जो स्थिति कर रखी है। अब बांसवाड़ा में तो वो खुद कांति है, वो जीतने की स्थिति में जीत भी सकता है दोनों पार्टी को। यही वहां पर कुछ भी संभव है कि मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा वहां पर कि आप देखिएगा कि हमारे ही लोग खड़े हो गए, अगर सक्रिय रहे और अगर कांग्रेस को वोट नहीं मिले तो कांग्रेस का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मतलब स्पष्ट है कि बांसवाड़ा में आपकी स्थिति कमजोर है और कुछ भी स्थिति में कुछ भी हो सकता है। ये बात सही है कि डूंगरपुर में अलग तरह की स्थिति बनी हुई है। चित्तौड़ में क्योंकि वहां पर तो स्पष्ट रूप से हो रहा है कि मोदी वर्सेस राहुल चुनाव हो रहा है, तो वहां पर मोदी हावी है। आप देखिएगा कि आप जयपुर की राजकुमारी जाके चुनाव लड़ रही है आपकी राजसमंद, और राजसमंद में भी वहां के जो पुजारी हैं, काका जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, वो वहां के पुजारी हैं।
तो चुनाव बड़ा अलग तरह का रोचक बना हुआ है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जयपुर के लोग वहां पर बहुत सारे पहुंचे हैं, मीडिया मैनेजमेंट तरीके से हो रहा है, इसलिए हो सकता हो कि राजकुमारी का प्रचार प्रसार तो बहुत तेजी से हो रहा है, उसको वोट उस तरह से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां का जो कांग्रेस का कैंडिडेट है निश्चित रूप से अलग तरह का प्रचार कर रहा है, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति है, मेहनत के वहां पर, क्योंकि उनका श्रीनाथ जी से सीधा संबंध है, तो वहां का अलग तरह, और 4 जिले इसमें आते हैं, नागौर भी आता है, अजमेर भी आता है, राजसमंद भी आता है, और उदयपुर का कुछ पार्ट आता है, चित्तौड़ का भी। इस प्रकार से 5 जिले का एक संयुक्त रूप से अलग तरह का राजसमंदी चुनाव में देखा। और अजमेर में चुनाव निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जाट वर्सेस अग्रवाल हो रहा है। वहां पर कांग्रेस के बहुत सबसे धनाढ़ और पैसे वाले उम्मीदवार खड़े हैं पहली बार, जैसे विष्णु मोदी खड़ा हुआ था और जीता था। पता नहीं कुछ हो सकता है शहरी क्षेत्र में अगर उन्होंने पकड़ सही ढंग से बना ली तो जाट मतदाता के आधार पर ही भाजपा जीत पाएगी, ये कुछ संख्या भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और ये चुनाव उपचुनाव में करके कांग्रेस ने दिखाया कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीता उपचुनाव में, और उसी उपचुनाव के बाद आज स्थिति अलग तरह से है कि जो उम्मीदवार है, जो विधायक का चुनाव नहीं जीत पाया था, उसको टिकट दे दिया गया। तो ये बहुत अलग तरह का चुनाव है और अलग तरह की स्थितियां भीलवाड़ा में वहां पर शर्मा और वर्सेस वेस्ट के बीच में चुनाव हो रहा है। तो पूरा सिनेरियो एक अलग तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें सामने दिख रही है, और दोनों ही पार्टियां कोशिश में लगी थी कि किसी प्रकार से जातिगत आधार माना करके और अपने जीत को सुनिश्चित। श्याम जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बात सुधांशु आपके पास आना चाहूंगा। सुधांशु, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि ग्लैमर का कोई असर है? गोविंदा, अमीषा पटेल आए, सन्नी देओल आए, और देखिए पॉलिटिशियंस के रोड से होते हैं, उसके अपने एक अलग मायने होते हैं, लेकिन फिल्म सितारों के अलग मायने होते हैं, चाहे राजनीति के ABCD ना जाने। हालांकि गोविंदा सांसद रहे हैं, सनी देओल अब की बार ताल ठोक रहे हैं, तो पब्लिक में किस तरह का रिएक्शन होता है इस ग्लैमर का? बिल्कुल, देखिए ये मैं बात कहना चाहूंगा कि राजनीति और ग्लैमर का शुरू से काफी लंबे समय से गठजोड़ रहा है। आप देखिए कि ये तो रोड शो की बात है, जो अभिनेता हैं वो पॉलिटिक्स में आए हैं, कुछ असफल रहे हैं, कुछ सफल रहे हैं। अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में आए, वो असफल रहे। धर्मेंद्र बीकानेर से सांसद रहे हैं, गुरदासपुर जहां से अभी, क्योंकि वो ग्लैमर को वोट मिले और उसकी वजह जीत भी गए। हेमा मालिनी लगातार सांसद बनती आ रही हैं। तो जब देखिए जो फिल्मी सितारे होते हैं, उनकी छवि, जो लोग उनको देख रहे हैं, जो पर्दे पर जब देखते हैं, तो उनकी छवि कुछ अलग होती है। उनके फैंस होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, और जब वो किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते हैं तो निश्चित तौर पर देखने वालों की भीड़ उमड़ जाती है। जैसे आज भी, जैसे आपने बताया, श्याम जी भी बता रहे थे कि खुद फिल्मी सितारे आज कांग्रेस से, बीजेपी ने सभी तरफ से रोड शो में जुटे हुए थे। बड़े बड़े शाहरुख खान, सलमान खान जैसे सरीके सितारे भी रोड शो करते हैं प्रत्याशियों के समर्थन में। तो निश्चित तौर पर वोटिंग में तब्दील होना एक अलग चीज है। वोटिंग में तब्दील कितना होता है, ये मुझे नहीं लगता कि इसका कोई किसी ग्लैमर है, किसी के रोड शो को देखकर कोई वोटिंग में वोट जाके दे देगा कि अगर किसी कांग्रेस प्रत्याशी ने किसी अभिनेता का शो करवा लिया तो वो वहां जाके। लेकिन उस दौरान ये जो प्रचार का जो माहौल होता है वो जरूर बदल जाता है। वहां भीड़ टूट पड़ती है और एक माहौल बनता है। लेकिन उस भीड़ को देखने के बाद एक माहौल तो क्रिएट होता ही है ना प्रत्याशी के समर्थन में, कि देखिए कि उस फला प्रत्याशी के समर्थन में इतने हजार लोग वहां जुट गए, ये नेता वहां आए थे। तो ये निश्चित तौर पर राजनीति और ग्लैमर फिल्मी दुनिया जो है उसका गठजोड़ रहा है, और कुछ सितारे मैदान में भी उतरे हुए हैं। उसका भी फायदा राजनीतिक दलों को होता है, क्योंकि उनकी एक छवि होती है। जैसे सनी देओल को उतारा है भाजपा ने, जिस भी सोच के साथ उतारा है वो यही है कि सनी देओल एक छवि, चूंकि पंजाब से उनका जुड़ा हुआ है, नाता रहा है, उनका पैतृक नाता है, और वो एक फिल्मी सितारे हैं जिनको लोकप्रिय है और पसंद किया जाता है। उमेंद्र जी, एक मैं जानकारी चाहूंगा यहाँ पे। वैसे तो जाति को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन दिखता है वो विधानसभा चुनाव में गुर्जर कांग्रेस के लिए बड़े निर्णायक मतदाता रहे। लोकसभा चुनाव में कहीं कुछ दृश्य दिखता है कि, क्योंकि सचिन पायलट उस वक्त एक चेहरा थे कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने। गुर्जर मतदाताओं का कुछ रुख दिखाई दे रहा है कहीं पे। योगेंद्र जी, जिसे हम जातिवाद कहते हैं उसे हम पॉलिटिक्स की भाषा में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। राइट। सोशल इंजीनियरिंग हर दल को करनी चाहिए और होती भी है। जैसे सामान्य 2 सीटों पे
कांग्रेस ने मीणा जाति के लोगों को टिकट दिया कोटा में और सवाई माधोपुर सीट पर टॉप से, जबकि ये रिजर्व सीट नहीं है, लेकिन इसे हम कहेंगे सोशल इंजीनियरिंग, इसलिए उन्होंने दिया। ऐसी ही बात आती है इन चुनाव में गुर्जर मतदाताओं की, जो एक बड़ी मार्शल कौम होती है, उसका वोट उसकी जाति में जाता है। यदि जहां जहां उन्हें लगेगा कि उनकी जाति के वोटों से अमुक प्रत्याशी जीत सकता है, तो मुझे लगता है कि जाएगा। तो सवाई माधोपुर मुझे लगता है कि गुर्जरों का वोट भाजपा के पक्ष में जा सकता है। कितना उसको बुरा पाएंगे ये इन पार्टियों को देखना है। जैसा कि सुधांशु जी ने कहा, रोड शो से इनसे 3 प्रकार के मतदाता होते हैं। एक वह जो किसी भी हालत में आपको वोट देगा, आप अच्छे हो बुरे हो आपको देगा। एक मतदाता होता है चाहे आप सोने के बड़ा हो तो भी आपको वोट नहीं देगा। एक होता है दीवार में बैठा हुआ, जो यहां भी जा सकता है वहां भी जा सकता है, किसी को भी दे सकता है, वो रोड शो से इनसे प्रभावित होता है। मैं मानता हूं कि नए जो मतदाता हैं, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, वह चुनाव जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। पार्टियां उनको कितना अपना बना पाती है ये देखने की बात है। इस चुनाव में आपने ये भी देखा होगा कि चुनावी घोषणा पत्र की कोई चर्चा किसी ने नहीं की, किसी दल ने नहीं की। घोषणा पत्र में क्या बात है उसकी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल एक ही है जो हम लोगों के सामने है, राष्ट्रीय रक्षा का मुद्दा या चौकीदार का मुद्दा। अब इसमें कितना बुला पाते हैं, वोटों में कितना तब्दील हो पाता है, ये देखने की बात है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। हनुमान बेनीवाल को बीजेपी ने लिया इस फैक्टर के आधार पर कि 3 विधानसभा सीट उन्होंने जीती और जाटों में एक प्रभाव उनका हो सकता है। हालांकि बीजेपी से ही निकल करके गए थे, लेकिन जो भी उनके व्यक्तिगत कारण रहे। यह एक सवाल है कि 4 सीट ऐसी हैं जिसमें कायदे से हनुमान बेनीवाल का सीधा प्रभाव होना चाहिए पहले फेज के लिए। जोधपुर, पाली, बाड़मेर और अजमेर, ये 4 सीटें हैं जो मुझे लगता है कि जाट बेल्ट में, खासकर जाट और भी जगह हो सकते हैं, भीलवाड़ा में भी जाट है, चित्तौड़ में भी कुछ पार्ट जाटों का है, लेकिन वहां हनुमान बेनीवाल का इतना असर हो संभव नहीं है। क्या कुछ असर पड़ सकता है हनुमान बेनीवाल का इन सीटों पर? देखिए योगेंद्र जी, आपने ठीक कहा कि बीजेपी ने यही भरोसा समझ के हनुमान बेनीवाल को अपनी नागौर सीट दे दी कि कम से कम यह है कि वो ज्यादा बीजेपी को डैमेज भी नहीं कर पाएगा। ये देखेगा कि हनुमान बेनीवाल को बाड़मेर में ले जाया गया जहां पर कि उनका एक एमएलए जीता वहां से और उनकी अच्छी स्थिति वहां पर मिली हुई वोटों की हिसाब से। तो कल हनुमान बेनीवाल बाड़मेर बाकायदा अरुण चतुर्वेदी उनको लेके गए थे, हेलीकॉप्टर बाकायदा उपलब्ध कराया गया और वहां पर उनका प्रचार प्रसार करके आए और कह के आए और वहीं से उन्होंने जोधपुर के ऊपर मैसेज दिया, जोधपुर के लिए कहा कि देखिएगा कि मुख्यमंत्री ने मुझे बहुत पटाने का प्रयास किया, बहुत प्रबंधन होने के, लेकिन मैं नहीं गया, मैं क्योंकि प्रधानमंत्री को वापस बनाना चाहता हूँ। तो जो कि प्रधानमंत्री को किस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में कह रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो ये सारी चीज आप देखिएगा कि जहां पर अब 2 और फैक्टर है कि करोड़ी मीणा और करोड़ी बैसला, जिसको कि बीजेपी ने अपने वोटों को बढ़ाने के लिए लिया। करोड़ी बैसला अजमेर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। अजमेर है, टोंक सवाई माधोपुर है, कोटा, झालावाड़, ये जो सीटें जो गुजर बाहुल्य सीटें वहां पर अजमेर में वो इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर गुजरों का बाहुल्य क्षेत्र है। सचिन पायलट वहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गुजरों का भी एक बहुत बड़ा 1.25 लाख गुजर वहां पर अजमेर में है। अब गुजरों के वोटों को जाट में कैसे कन्वर्ट करें, बीजेपी को कैसे दिलाए, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। वो तो क्योंकि रिजल्ट आएगा जब मालूम पड़ेगा कि वो कुछ करके में सफल हो पाए, नहीं बीजेपी को कुछ दे पाए, नहीं दे पाए। लेकिन करोड़ी भी ज्यादा जगह नहीं जा पाए। करोड़ी का बहुत ज्यादा उपयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको इस लोकसभा चुनाव में कुछ दे नहीं पाए। यही कारण है कि आप देखेंगे कि करोड़ी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, 2-3 सीटों पर ही जाने का प्रयास कर रहे हैं। करौली में थोड़ा बहुत जाके आए। अब मेरे को नहीं पता टॉप गए नहीं गए, लेकिन बाकी जगह पे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो खुद भी मिले थे मुझे, तो कह रहे थे कि मेरा उपयोग करेंगे जहां पे मैं जाऊंगा। तो एक पहले और अब में अंतर है। पहले प्रचारित किया जा रहा था विधानसभा के चुनाव में कि डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा आए तो बहुत कुछ हमको दे जाएंगे, लेकिन उसका विपरीत हुआ। जितने उनके कैंडिडेट खड़े किए गए कि सबके सब हार गए। इसलिए इस बार वो सीधे सीधे तौर पे कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मेरी राजनीतिक हत्या की है, मुझको तो राज्यसभा का सदस्य बना दिया, लेकिन मेरा उपयोग भाजपा में कैसे हो
उन्होंने कोशिश ही नहीं की, और मैं जहां नहीं जाता था वहां मेरे कैंडिडेट को हराकर हराने का प्रयास किया और ये बताने का प्रयास किया कि करोड़ी को लिया आपने, क्योंकि करोड़ी को ऊपर के स्तर पर निर्णय करके लिया था और उन्होंने दिखा दिया कि ऊपर के स्तर पर निर्णय किस प्रकार। यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल को अभी निर्णय ऊपर के स्तर पर हुआ, नहीं चाहती थी पूर्व मुख्यमंत्री इसको लिया जाए, लेकिन क्योंकि ऊपर का निर्णय था। और अब आप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी आपने देखा होगा कि वो 4-5 सीटों पे गई है, इससे ज्यादा पे नहीं गई, 13 सीटों पे नहीं गई वो, और मजबूरी में कल अमित शाह ने बुलाया इसलिए वो गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में जाके आई और रोड शो करके आई। वो बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई उन्होंने, उनको पता था कि मुख्यमंत्री जी भी उनके क्षेत्र में एक बार आम सभा करके आए, बहुत ज्यादा सक्रिय होकर के नहीं गए, इसलिए वो भी इतनी ज्यादा सक्रिय नहीं दिखी। आम सभा की बजाय वो रोड शो में शामिल होकर आ गई। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, पड़ोसी का रिश्ता निभा रहे हैं दोनों? 100% दिखेगा इस चुनाव में। आप देखिएगा कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री स्तर पर वसुंधरा राजे को बहुत ज्यादा नई स्थिति बनाई, उनके क्षेत्र में नहीं गए, और ना ही वो जिस प्रकार का कैंडिडेट है वो आप देखेगा कि भारत वाहिनी में था, बीजेपी का युवा मोर्चा का सदस्य था, एबीवीपी से कांग्रेस का चुनाव जीता, जमीनों का काम करता था, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है उस कांग्रेस वाले के पास। इस बार चुनाव में पैसा भाजपा जिस प्रकार से फेंक रही है और चुनाव में 25% तो उम्मीदवार खर्च कर रहा है भाजपा का, 75% मुझे लगा कि बीजेपी दे रही है। क्या बात है, ये चीज क्योंकि निकल के आ रही है सामने कि 25% कांग्रेस तो बहुत पैसा नहीं दे पाई अपने कैंडिडेटों को, लेकिन भाजपा ने अपने कैंडिडेटों को 75% की राशि दी है और 25% उन्होंने दिया। बहुत तेजी से पैसा भाग गया है और किस प्रकार का मैनेजमेंट चल रहा है आप कह नहीं सकते कुछ भी। तो बहुत सारी चीजों में, क्योंकि केंद्र में सत्ता है और पैसा है, कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं है। पैसा होता तो निश्चित रूप से इस चुनाव में कुछ और माहौल भी देखने को मिल सकता था। मुख्यमंत्री किस स्तर पे कितना पैसा किसको क्या कर पाए ये तो वो जाने, लेकिन ये बात कहा जाए सचिन पायलट इतना ज्यादा पैसा उपलब्ध नहीं करा पाए। कुछ कैंडिडेटों के माध्यम से जो मिला पैसा और जिन्होंने टिकट खरीदा है, कुछ ने टिकट खरीदा है कांग्रेस में भी और वो सामने दिख भी रहा, तो उसके बदौलत कुछ मिला है। तो बहुत सारी चुनाव में इस बार जो 13 वाला चुनाव बहुत ही अलग तरह का चुनाव देखने को मिल रहा है। इसमें जातिगत भी है, पैसे वाले भी हैं, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र लड़ रहे हैं, पहली बार इस प्रदेश में। और यहाँ पे ये भी देखने को होगा श्याम जी कि पुत्र उनके चुनाव बेशक लड़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे उन्हीं के हैं। पुत्रों के चेहरे हो सकते हैं, लेकिन पूरी कवायद का सब कुछ उन्हीं का देखा जा रहा है यहाँ पे। चलिए एक आखिरी सवाल मेरा सुधांशु से होगा। सुधांशु, ये चर्चाएं जो चल रही हैं, ये पूरा पब्लिक के बीच में कहीं चर्चा होती है, क्योंकि ये बात सही है कि मैनिफेस्टो का जिक्र नहीं होता है, बड़े मुद्दों को नहीं छुआ जाता है। चर्चाएं ये होती है कि कल के भाषण में किसने क्या कहा था, उसका काउंटर हम सार्वजनिक मंच से करें, किसकी क्या कमी है उसको चर्चा में। मुझे लगता है कि इलेक्शन वो सब चीजें लोग लाइक नहीं करते, वो जानना चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र की, मेरे प्रदेश के मुद्दे भी लोकसभा चुनाव में दिखने चाहिए, जो गौण दिखाई दे रहे थे इस बार। देखिए, जो संसदीय क्षेत्र होता है जिस भी प्रत्याशी का जहां वो चुनाव लड़ रहा है, वहां से जो मुद्दे अभी इस वक्त सामने हैं, जो उमेंद्र जी ने भी कहा था कि राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। जब आप देखेंगे जब प्रचार भी हो रहा है किसी भी प्रत्याशी का, तो उस प्रचार के दौरान भी जैसे भाजपा की अगर मैं बात करूं तो भाजपा के प्रचार में जय हिंद, जय भारत माता की जय, ये नारे ही आप केवल इन्हीं नारों को देखेंगे। अब बेसिकली होना क्या चाहिए जब आप संसदीय क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं या आपके मुद्दे हैं, वहां बहुत सारे मुद्दे होते हैं किसी भी एक क्षेत्र के। पानी मुद्दा हो सकता है, सुरक्षा मुद्दा हो सकता है, और सारे परिवहन से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो कमी रही उनकी बात नहीं, ये लगता है। तो कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, अब मतदान होना है, और मतदान में जो कैंडिडेट्स हमने आपको बताए उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। और बेशक चाहे राजकुमार चुनाव लड़े, चाहे राजकुमारी चुनाव लड़े, चाहे आम इंसान चुनाव लड़े, पहले की तरह की महारानी की कोख से जो जन्म लेता है वो राजकुमार या राजकुमारी होता है। आज हम अपने नाम के आगे वो लगा करके रखते हो, काहे कहे जाते हो, लेकिन अब तो देश की हुकूमत किसकी बनेगी वो ईवीएम तय करती है। हमारे क्षेत्र का सांसद कौन बनेगा ये ईवीएम में जो आपका वोट डलता है वो तय करता है। अंदाजा लगाइए कि आपके वोट की कीमत कितनी है। इसी वजह से हम आपसे अपील भी करते हैं कि वोट जरूर डालिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और महासमर 2019 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।